नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं डीडी बिहार पर आपका अपना कार्यक्रम कानूनी सलाह। दर्शकों, हमारे देश की न्याय व्यवस्था न सिर्फ हमारे अधिकारों की रक्षा करती है बल्कि हमारे मान सम्मान की भी रक्षा करती है और हमारे मान सम्मान पर किसी भी तरह का आरोप लगाने वाले को सजा देती है और हमें न्याय देती है। आज के हमारे कार्यक्रम में हम मानहानि से जुड़े सभी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता कुमार अमित। आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ का। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। मानहानि से जुड़े कौन से कानून हमारी न्याय व्यवस्था में हैं और मानहानि आखिर होता क्या है? मानहानि, जैसा आपने बहुत सही कहा कि लोगों के मान सम्मान से संबंधित है। जैसा कि हमें पता है कि रेप्यूटेशन जो होता है हर इंसान का, दुनिया की नज़र में क्या रेप्यूटेशन है, इससे मैटर करता है। तो रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन पीनल कोड के तहत प्रावधान किया गया है। और दूसरा जो है प्रावधान, वो एक सिविल डिफेमेशन का भी सूट हम लोग फाइल कर सकते हैं। दो तरह का प्रावधान है इंडियन पीनल कोड के तहत और सिविल सूट में टॉर्ट्स के तहत, टॉर्ट्स के कानून के तहत। इंडियन पीनल कोड की धारा 499 और 500 के तहत जो है मानहानि को 499 में डिफाइन किया गया है और धारा जो 500 है वो बताता है कि मानहानि होने पर कितनी सज़ा दी जाएगी। इसके अलावा आप आईपीसी की धारा 501 देखेंगी तो उसमें जो है कि मानहानि से संबंधित अगर किसी तरह का पब्लिकेशन होता है, और 502 जो है वो बोलता है कि अगर कोई मानहानि वाला मटेरियल बेचता है, सेल करता है, तो उनको सज़ा देने का प्रावधान उसमें प्रावधानित किया गया है। सर, अगर हम कई बार लोगों को ये भ्रम होता है कि मानहानि से कौन सी चीज़ें मानहानि के अंदर आती हैं और कौन सी चीज़ें मानहानि के बाहर आती हैं। तो मानहानि कितने प्रकार से की जाती है, कितने प्रकार से मानहानि हो सकती है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मानहानि बेसिकली डिफेमेशन का जो है ये दो तरह का प्रावधान है। एक है लीबल और दूसरा है स्लैंडर। लीबल जो है वो रिटन फॉर्म में होता है, किसी तरह का साइन बनाकर, कैरिकेचर बनाकर, किसी तरह का रिप्रेजेंटेशन बनाकर, और दूसरा आप जो है जो बोल के करते हैं। तो आप रिटन और रिटन में जैसे कि मान लीजिए किसी, आजकल हम लोग देखते हैं कि साइबर वर्ल्ड में जो है इंटरनेट वगैरह पे, फेसबुक पे या सोशल मीडिया के अलग प्लेटफॉर्म पे मीम्स और व्यंग के थ्रू बहुत ज़्यादा ये चीज़ें कभी कभी व्यंग पैदा करती हैं कि मतलब कौन सी चीज़ें मानहानि के अंदर आ रही हैं, कौन सी चीज़ें मानहानि के बाहर आ रही हैं। तो ये भी लोगों को एक गलत फहमी होती है। नहीं, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। कोर्ट ऑफ लॉ यही देखता है कि व्यंग्य क्या है और मानहानि किसे कहेंगे। जनरली पब्लिक परफॉर्मेंस का जो चीज़ होता है, फॉर एग्जांपल कोई सिंगर गा रहा है या फिर किसी तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वो बेसिकली अपने परफॉर्मेंस को पब्लिक के जजमेंट के लिए रखता है। तो उस पे लोग ओपिनियन देते हैं, तो वो यूजुअली मानहानि के दायरे में नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस कुछ आप उस पर ऐसा कमेंट कर दे या कुछ उस पर, अगर आप रिव्यू लिख रहे हैं कोई काम अच्छा, कोई किसी डांसर पे अगर कोई रिव्यू लिखा जा रहा है तो वो रिव्यू उसके काम के प्रति लिखा जा सकता है कि उनका डांस का परफॉर्मेंस अच्छा है या बुरा है या जो भी है। लेकिन अगर उसी रिव्यू आर्टिकल में डांस के परफॉर्मेंस के अलावा उनका कैरेक्टर असैसिनेशन आप शुरू कर देते हैं जो कहीं भी उनके उस पब्लिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं है, तो ऑब्वियसली वो मानहानि के दायरे में आएगा और उसके लिए वो जो है मानहानि के जुर्म के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल सर, जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कि न्यूज़ की जैसे आपने बात की, तो हमेशा ये खबरें बनी रहती हैं कि नेताओं के ऊपर बहुत सारे लोग लिखते हैं या फिर फिल्मों के ऊपर आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो प्रोड्यूसर्स के ऊपर लिखते हैं लोग, डायरेक्टर्स के ऊपर लिखते हैं। तो इन सारी चीज़ों से भी रिलेटेड बहुत लोगों को गलतफहमी होती है कि मानहानि में कौन सी बात हमें कहनी चाहिए, कौन सी बात हमें नहीं कहनी चाहिए। तो अगर हम दूसरी तरफ सज़ा की बात करें सर, तो मानहानि से जुड़ी हमारे कानून व्यवस्था में कौन सी सजाएं हैं और कितनी सजा है? सजा जो है मानहानि में आईपीसी के तहत जो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट है 2 साल का, और या तो फिर आप ऐसा कुछ पब्लिश करते हैं जो जिससे किसी का मान का हानि होता है तो भी आपको 2 साल का सजा है, और या फिर वैसे कुछ मटेरियल को आप बेचते हैं तो भी आपको 2 साल का सजा है। तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, प्लस फाइन की भी व्यवस्था है जो कोर्ट जो है वो इम्पोज करती है जो जिनके द्वारा मानहानि किया गया है। दूसरी तरफ जो है जो सिविल डिफेमेशन, सिविल तरफ से जो मानहानि होता है वो उसमें बेसिकली जो है वो डैमेजेस अवार्ड होते हैं। डैमेजेस मतलब कंपनसेशन। सपोज कीजिए किसी सिंगर का
मानहानि हो गया, तो वो अगर सिविल सूट में जाते हैं, टॉर्ट्स के तहत जाते हैं, तो वो उसमें कंपनसेशन का डिमांड कर सकते हैं और वो कंपनसेशन उनको दिया जाएगा। लेकिन अगर क्रिमिनल लॉ में देखते हैं, डिफेमेशन अगर होता है, मानहानि होता है, तो जो फाइन इम्पोज होता है तो ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है। कोर्ट उस फाइन को एज ए कंपनसेशन भी आपको दिलवा सकती है। एक सबसे बड़ा अंतर आमजन को समझना चाहिए कि डिफेमेशन के लिए जो है एफआईआर का प्रावधान नहीं है, ऑल्दो इट्स अ क्राइम, लेकिन क्राइम किस तरह से, क्राइम का डेफिनेशन बेसिकली ये होता है जो समाज के विरुद्ध होता है। तो एक पार्टी स्टेट होती है एंड द अदर पार्टी जो जिसने क्राइम किया है वो। लेकिन डिफेमेशन के बारे में है कि डिफेमेशन इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट आप कह लीजिए। होता तो एक इंसान के साथ है उसकी मानहानि, लेकिन उसका असर पूरे समाज पे पड़ता है, इसलिए इसको क्रिमिनल लॉ में रखा गया है, इंडियन पिनल कोड के तहत रखा गया है। तो प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट जो है डिफेमेशन के रूप में सेक्शन 499 के तहत और सीआरपीसी की धारा 199 के तहत जिनका डिफेमेशन हुआ है वही फाइल करेंगे, वही जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास जाके वो फाइल करेंगे। ऐसा नहीं कि आप थाने में जाएं और डिफेमेशन का सूट एफआईआर वहाँ कर दें, और ना ही इसकी जांच पुलिस के द्वारा की जाएगी। डिफेमेशन के मामले में आपको जो पीड़ित हैं जिनका मानहानि हुआ है वो जो है कंप्लेंट डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को करेंगे और मजिस्ट्रेट के सामने वो सारे मटेरियल को रखेंगे। मजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाइड होंगे वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे, और वो अगर सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ इनका मानहानि हुआ है ऑन द प्रोवाइडेड मटेरियल्स, तो वो जो है सामने वाले पार्टी को प्रोसेस इशू करेंगे, नोटिस इशू करेंगे। वो आगेगा जिसके विरुद्ध ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि जिसने डिफेमेशन किया है वो आके अपना एक्सप्लेन करेगा कोर्ट में कि क्या स्थिति है, ठीक है। लेकिन इस मामले में आप देखिएगा कि एफआईआर नहीं किया सकता है कि आप गए थाने में और बोले हमारा मानहानि हो गया, तो ये डिफरेंसेस है जनरल मानहानि का। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का जैसे न्यूड फोटोग्राफ्स वगैरह लोग मॉर्फ करके लगा देते हैं, आजकल बहुत हो रहा है ये सब, बिल्कुल, तो ऑब्वियसली उसके लिए यू कैन ऑलवेज लॉज एन एफआईआर, वो आप कर सकते हैं। सर, अगर मानहानि के प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार से एक व्यक्ति की या एक संस्था की मानहानि की जाती है? एक तो आप वर्ड्स जैसा कि मैंने पहले बताया लीवल और स्लैंडर, एक तो बोल के, दूसरा लिख के, तीसरा कोई विजिबल साइन दे के, किसी तरह का कैरिकेचर वगैरह बना के, ठीक है। तो यही प्रकार है मुख्य तौर पे। मुख्यतः दो प्रकार है, एक विद स्पोकन वर्ड्स और दूसरा जो है वो परमानेंट फॉर्म में है। एक चीज़ और समझ लीजिए कि एक रिपीटेटिव है, डिफेमेशन जो क्राइम है वो रिपीटेटिव है। मान लीजिए कि कहीं किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में कोई आइटम पब्लिश हुआ जिससे किसी आदमी की मानहानि हुई, वही न्यूज़ आइटम कोई और न्यूज़पेपर वहाँ से लेकर और उसको पब्लिश कर दिया, तो वो ये प्ली नहीं ले सकता है कि हम पहले वाले से लिए। दोनों का ये अलग अलग माना जाएगा और दोनों इसके लिए अलग अलग तरीके से जिम्मेवार होंगे। कई बार अभी ऐसा सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है सर, मैं देखती हूँ कि किसी एक ने अगर किसी के अगेंस्ट लिखा तो वो चीज़ें फैलती चली जाती हैं, तो इसमें क्या वो सारे लोग दोषी होंगे या फिर जो पहला बंदा है जिसने पहली बार जो उसके बारे में डिफेमेशन किया है वो उसका दोषी होगा? देखिए, एक बहुत अच्छी कहावत है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपके पास जितना ताकत मिलता जा रहा है आपकी जिम्मेवारी जो है उतनी ही बढ़नी चाहिए। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ लिखा हुआ है तो आपको तरीके से अपना विजडम यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि आप सीधा उसको फॉलो करने लगे और उस पर अपना कमेंट और ये सब देने लगे। अभी तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है लोगों के लाइफस्टाइल। ऑब्वियसली, तो इसमें आम दर्शकों के लिए मेरा सलाह यही होगा कि बिना अपना विजडम यूज़ किए, बिना विवेक और बुद्धि यूज़ किए इस तरह के फॉरवर्ड्स को नहीं बढ़ाए, क्योंकि ये उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गलत होते हैं। ऑब्वियसली वो किसी को डिफेम कर सकते हैं, तो यू विल बी इक्वली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ये नहीं कि हमने नहीं किया, उन्होंने किया था। जैसे कि इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत सारा आदेश है, उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है कि अगर मान लीजिए कोई आइटम कोई पब्लिश किया, ठीक है, और कोई उसको सेल कर रहा है किताब के रूप में, किसी किताब में कोई बात ऐसी लिख दी गई जो किसी एक पर्टिकुलर इंसान को डिफेम कर रहा हो,
और उसको किसी दुकान से बेचा जा रहा है, तो दुकानदार ये नहीं कह सकता कि हुजूर ये काम मेरा नहीं है, ये तो पब्लिशर का है। आई मीन एट एवरी लेवल अब देखना पड़ेगा। आप फैलाने का सोर्स तो बन ही रहे हैं। हाँ, तो क्वांटम जो है वो क्वांटम वेरी कर सकता है, लेकिन यू आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। कि अगर उसमें जैसे कि अब सोशल मीडियाज वगैरह में क्या है कि फैलाने की, जहाँ तक आपने बात की कि देयर आर सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है, जो इंटरमीडिएरीज का काम करते हैं। तो हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई न्यूज़ आइटम आपको खुद देखना है, अब सब न्यूज़ आइटम को नहीं देख सकते, बट आपके पास एक व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई गलत न्यूज़ तो या किसी को डिफेम करने का तो नहीं चल रहा है तो आप ऑटोमेटिकली इसको हटा लीजिए। अगर आप नहीं हटाते हैं तो ऑन कंप्लेन विद इन 30 आवर्स आपको हटाना है। अगर नहीं हटाते हैं तो आप भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप ये प्ली नहीं ले सकते कि हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं तो हमने नहीं लिखा है, बट आप हाँ विद इन 30 आवर्स दैट प्रोविजन इज देयर। और तो आम जनों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप बिल्कुल आंख मूंद करके जो कुछ भी आ रहा है व्हाट्सएप पे या फिर अदर मीडिया, ट्विटर, और तो थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करें और उसके बाद ही कुछ तहकीकात कर लें, देख लें, क्योंकि एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट ऑल्सो। अगर कोई न्यूज़ आ रहा है, जैसे आप देखते हैं बहुत बार एक र्यूमर कोई फैला देता है कि कोई फला आदमी, महान आदमी मर गया, और वो र्यूमर पूरा इंडिया घूम लेता पूरा वर्ल्ड घूम लेता है। तो यू कुड ऑलवेज फैक्ट चेक कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग वेबसाइट्स हैं, तो यू मस्ट गो इनटू दैट, ठीक है। और मोर ओवर जहाँ कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आप अगर नहीं जानते हैं तो यू शुड बेटर कीप शट योर माउथ। आई मीन यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग ओवर देयर। आप बिल्कुल मत लिखिए। मेरा ये सब मानहानि से जुड़े जो भी पीड़ित होते हैं, जिन पर मानहानि का होता है, जो पीड़ित होते हैं उससे, तो वो लोग कितने दिनों के अंदर कंप्लेन कर सकते हैं और कंप्लेन करने के क्या कुछ तरीके हैं उनके पास? वो जो आपको मैंने पहले बताया, वैसे सीआरपीसी के तहत सेक्शन 462 है। ये प्रावधान करता है कि जिस दिन आपका डिफेमेशन हुआ, सपोज एक न्यूज़ आइटम पब्लिश हुआ या फिर कुछ एफबी पे, फेसबुक पे कोई किसी ने कुछ लिखा एंड आपको लगता है कि ये मेरा डिफेमेशन है, तो 499, 500 वगैरह की कार्रवाई के लिए, मतलब इंडियन पिनल कोड के तहत आपको सीआरपीसी गाइडिंग होता है, तो सीआरपीसी के सेक्शन 468 के आलोक में वो आपको जिस दिन पब्लिश हुआ उसके 3 साल के अंदर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सिविल सूट में जाते हैं टॉर्ट्स की तरफ, टॉर्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जिसका प्रावधान है, जिसके लिए आपको कंपनसेशन मिलता है, तो उसमें सीपीसी मतलब सिविल प्रोसीजर कोड जो है उसका सेक्शन 19 प्रावधानित करता है कि 1 साल के अंदर आपको जाना है, तो ये अवधि उसमें निर्धारित है। आजकल सर एक बहुत शब्द जो है वो ट्रेंड में है, साइबर मानहानि, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को पूरे विस्तार से बताएं, क्योंकि ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं और लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं इस चीज़ को लेकर। साइबर मानहानि के बारे में आपको हम पहले भी बताए कि सोशल मीडिया, इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन के थ्रू अगर आप किसी के रेपुटेशन को हार्म कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको साइबर डिफेमेशन के अंतर्गत आ जाएगा। उसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत भी प्रावधान किया गया है। देन एक नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल भी बना हुआ है इंडिया में, जहाँ पे आप इस तरह के साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। उसमें मेरी याद से 2 नंबर भी है, टोल फ्री नंबर, एक 1930 है जिसमें इस तरह का साइबर क्राइम को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, एंड अदर इज़ 181 जो नेशनल वुमेन हेल्पलाइन नंबर टाइप से है। तो यूजुअली व्हाट वी सी कि किसी तरह का मॉफ्ड फोटोग्राफ्स लगा दिया गया है या किसी के बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा नाप शनाप विदाउट एनी बेसिस, ठीक है, आप लिख रहे हैं, तो उसके लिए यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल simultaneously under section 499 500 IPC as well as information technology act में भी प्रावधान किया गया है।
तो उसमें एक सेक्शन 66A है जिसके तहत जो है आप दंड के भागी होंगे। तो उसमें आपको देखना चाहिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप कुछ भी डालिए, दैट शुड बी ऑथेंटिक। अगर ऑथेंटिसिटी पे आपको डाउट है तो यू शुड नॉट डू एनीथिंग। आई मीन आप ना उसको फॉरवर्ड करें ना उस पर कुछ कमेंट करें। रादर अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप उस प्लेटफॉर्म पे उसको रिपोर्ट भी करें। रिपोर्ट करने का प्रावधान होता है कि अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ यहाँ नहीं होना चाहिए तो इट शुड आउटराइटली बी रिपोर्टेड, जो यूजुअली लोग करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आपके पास विजडम है तो आप उसका यूज़ करें और उस विजडम के आलोक में जो है, अब इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ूंगा कि जैसे कुछ एक जजमेंट आता है माननीय न्यायालय का, तो जजमेंट वगैरह पे भी लोग ओपिनियन लिखते हैं, लिखने लगते हैं। हाँ राइट। तो दे कुड राइट इट, बट आप ये ध्यान रखेंगे कि आप किसी का असैसिनेशन नहीं करें, कैरेक्टर असैसिनेशन। आप जजमेंट के बारे में लिख सकते हैं, यू आर नॉट सपोज टू राइट ऑन द कैरेक्टर ऑफ द जज हु डिलीवर्ड द जजमेंट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। या फिर जो लॉयर्स उसमें इन्वॉल्व थे आप उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दें। आप उस जजमेंट पे एक साउंड ओपिनियन यू कैन गिव कि ये सब ऐसा जजमेंट हुआ है, बट मेरे हिसाब से अगर इन सब चीज़ों को भी लिया जाता तो ये जजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, हाँ यू मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी लिखने को लोग बहुत अनाप शनाप भी लिख देते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आपको उस दायरे में लिखना है, फिर हम ये डिफेमेशन में नहीं आएगा। दूसरा ये दीज आर द एक्सेप्शंस। दूसरा है कि जैसे मैंने बताया कि अगर आप पब्लिक परफॉर्मर है, पब्लिक परफॉर्मर में मीन्स ऑदर ऑल्सो किताब लिखते हैं या फिर डांस परफॉर्मेंस करते हैं या सिंगर हैं या किसी तरह के क्रिएटिव आर्ट में आप इन्वॉल्व हैं, तो आप अपने आर्ट को बेसिकली लोगों के जजमेंट के लिए छोड़ते हैं। तो लोग उस पर अपना एक ओपिनियन देते नहीं है इनका डांस रिव्यू लिखते हैं आजकल। हाँ, तो रिव्यू लिख सकते हैं कि इनका डांस बिल्कुल अच्छा नहीं है, इनको डांस छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो डैट आप उसको मान लीजिए कि नहीं, अगर आप तो सेल्फ एस्टीम नहीं है, रेपुटेशन इज नॉट सेल्फ एस्टीम, रेपुटेशन इज एक्सटर्नल एस्टीम, जो सोसाइटी आपको देखती है। बिल्कुल राइट। तो वो अगर हैम्पर हो रहा है देन ओनली डिफेमेशन का जो है केस बनता है। ये नहीं कि अगर हम यहाँ बैठ के सोच रहे हैं नहीं हम खुद ही बहुत मतलब जानकार हैं, बहुत स्मार्ट हैं, दुनिया में हमसे ज़्यादा कोई कुछ जानता नहीं है, तो और कोई हमको ये बोल दे कि नहीं आप कम जानते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम डिफेमेशन का सूट फाइल करने नहीं चले जाएंगे, ये पागलपन कहलाएगा। दूसरा है एक एक्सेप्शन, ये दूसरा एक्सेप्शन हो गया। तीसरा है कि पब्लिक कंडक्ट जो होता है पब्लिक ऑफिसर्स का, ठीक है, उस पर भी अगर कोई ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा है तो डैट कुड नॉट बी कंसिडर्ड अंडर मतलब डिफेमेशन लॉ। उसके बाद आप ये समझिए कि बातचीत में कोई दो आदमियों के बीच लड़ाई हुई, उसमें कुछ गाली गलौज हो गया, तो उसके लिए भी आप डिफेमेशन नहीं कर सकते। ठीक है, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट वो कोई आपका रेपुटेशन टार्निश नहीं कर रहा है। हो सकता है आप थोड़ी कम गाली दिए हो, सामने वाला कुछ ज़्यादा दे दिया हो, दैट हैपेंस, तो उसके लिए आप डिफेमेशन में नहीं जा सकते। तो दीज आर द रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्शंस जिसमें आप डिफेमेशन में नहीं जा सकते। हर चीज़ों के डिफेमेशन के लिए एक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज़ कि उसका पब्लिश होना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए हमने अपने ड्रॉवर में एक डायरी में कुछ लिखा किसी पर्सन के बारे में कि आदमी बहुत ख़राब है, ऐसा है वैसा है, जो लिखना था लिख दिया और लिख के उसको डायरी को बंद करके अपने ड्रॉवर में डाल दिया, ठीक है, अंदर दैट इज़ लॉक्ड एंड कीज आर विद मी, ठीक है। बट तो ये डिफेमेशन नहीं हुआ। डिफेमेशन कब होगा कि जब वो पब्लिश हो जाए, और पब्लिश होके वो किसी के इमेज को टार्निश करते हैं, मतलब जिसके बारे में लिखा गया है। सपोज मैंने कहीं ऐसे जगह पे लिख के उसको रख दिया कि 10 लोग, मान लीजिए कि हम दूरदर्शन में ही काम कर रहे हो और ये जितने भी कैमरामैन हैं या फिर जो लोग भी हैं सब एक रूम में कहीं बैठते हैं एंड आई हैव रिटन समथिंग अगेंस्ट यू, ठीक है, और वो डायरी जानबूझ के मैंने वहीं छोड़ दिया, छोड़ के जब कोई भी आया पलट के देखा, तो वहाँ पे सफिशिएंट कॉज बनता है, यू कैन सू मी फॉर डिफेमेशन। तो ये है पब्लिशन, उसका पब्लिकेशन होना ज़रूरी है, पब्लिश होना चाहिए, और पब्लिश होने के साथ साथ उसमें कुछ मटेरियल होना चाहिए जो कि हमारे रेपुटेशन को हार्म करता हो। तो ये सर कई बार पर्सनल मैटर्स के ऊपर भी केस आते हैं कि किसी के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी लीक कर देने पर या उन लोगों को गलत तरीके से बोलने पर भी लोग मानहानि का मुकदमा करते हैं।
तो इन सारी चीज़ों में क्या कुछ भ्रांतियां हैं या कितनी सच्चाई है इन सब नहीं, चीज़ों को लेकर? ये है अच्छा पॉइंट आपने उठाया। इसमें लोग ये कहते हैं कि जो बात है मैंने बोला है वो सच बोला है। हम्म, अगर वो सच भी है हम्म, तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि उससे अगर वो पब्लिक गुड में बोला गया सच है, हम्म, कोई घटना घटित है जिससे जो आपके खिलाफ हुआ है, हम्म, लेकिन अगर वो पब्लिक गुड में बोला गया है हम्म, जिससे आम जनों का कल्याण हो रहा है, हम्म, तब आप उसको डिफेमेशन के कैटेगरी में नहीं ला नहीं रख सकते। सकते। ये एक एक्सेप्शन, रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्शन है। दूसरा एक और भी बात है जो जानना चाहिए कि किसी मरे हुए आदमी का भी आप डिफेमेशन नहीं कर सकते हैं। कि आप तो कहेंगे कि अब तो मर गया तो कौन ये है, कौन केस? हाँ, तो फिर इसमें यह है कि अगर उसके फैमिली उससे अफेक्टेड होती है, उनकी भावनाओं को आहत किया जाता है। ऑब्वियसली सब लोग रिलेटेड होते हैं। कोई इंसान मरता है तो वो किसी का रिलेटिव होता है, माँ बाप भाई बहन कुछ भी हो सकता है। और जो डिपेंडेंट फैमिली है उनकी भावनाएं अगर आहत हो रही हैं तो डैट इज़ अ प्रॉपर कॉज फॉर डिफेमेशन। बिल्कुल, आजकल हम लोग बहुत सुनते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर अगर कोई बायोपिक बनती है या किसी तरह की किताब लिखी जाती है और उसमें किसी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लोगों तक पहुंचाई जाती है, तो उनके परिजन मानहानि का मुकदमा करते हैं। इस तरह की चीज़ें करते हैं। सर, आजकल जैसे कि हम जिस दौर में जी रहे हैं तो ये एक तरह से व्यंग का युग है। लोग एक दूसरे पर स्वतंत्रता से व्यंग करते हैं, सरकाज़म करते हैं, मीम्स बनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों में एक जो रेखा होती है मानहानि और सरकाज़म के बीच की, ये रेखा क्या है? क्या रेखा होनी चाहिए जो सरकाज़म के अंदर है? इसको हम थोड़ा और ब्रॉड करेंगे। ये इशू जो था वो एक बहुत ही फेमस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया कि हमें अंडर आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। बिल्कुल। और डिफेमेशन जो है करके आप उसको बाधित करना चाहते हैं, मतलब हम फ्री कोई बोल नहीं सकते। हाँ, बेसिकली ये हमेशा ये बात उठते ये ही हमेशा रहती रहा है। बट आपको ये चीज़ समझना होगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से काफ़ी लंबा चौड़ा ऑर्डर है इस पे। इट्स अ ब्यूटीफुल ऑर्डर। इसमें उन्होंने बताया है कि देखिए, और उसमें ये सुब्रमण्यम स्वामी जी का केस है जिसमें एक्चुअली कुछ उन्होंने कहा था, उसके अगेंस्ट उन पर कार्रवाई की बात हुई थी, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कि अंडर आर्टिकल 19(1)(a यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन उसी आर्टिकल में फिर आप पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है। राइट्स कभी अपने आप में सैक्रोसैंक्ट नहीं होता है, राइट्स के लिए कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी भी होता है। मैं इसको और अच्छे और नॉर्मल सेंटेंसेस में बोलूँ तो इस तरीके से बोलूँ कि अगर आपको कुछ अधिकार है तो साथ ही साथ आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं। बिल्कुल, मौलिक अधिकार के साथ मौलिक जिम्मेदारियां भी हमारे ऊपर आती हैं। मौलिक जिम्मेवारियां नहीं, हम तो बोलेंगे कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज का वो एक पार्ट है, लेकिन इसमें आप देखिए साथ ही में लिखा हुआ है 19(1)(a पढ़ेंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और उसी में वहाँ पे दिया हुआ है 2 में कि देयर शुड बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। क्या? तो आप देश के खिलाफ कुछ नहीं बोल दें, बिल्कुल। आप जो है कुछ ऐसा नहीं बोल दे कि डिफेमेशन हो जाए। डिफेमेशन को वहाँ यूज़ किया गया है, तो डिफेमेशन कोर्ट ने यही बताया कि 499 और 500 जो आईपीसी है उसी की बात संविधान में भी कही गई है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो तो है अपनी जगह पर, लेकिन उसके साथ साथ आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ की बात कहता है। तो राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू रेप्यूटेशन। बिल्कुल। मतलब हमारा जो मान है उसका सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। ये भी एक मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने बड़े अच्छे से उसको डिफाइन किया है कि ऐसा नहीं है कि आप केवल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत कुछ भी बोलते रहें। आपको वही बोलना है जिससे दूसरे का मान सम्मान भी बचा रहे। तो वो अंडर आर्टिकल 21 दैट इज प्रोटेक्टेड। राइट टू रेपुटेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो आप अगर सरकाज़्म कर रहे हैं या फिर व्यंग्य कर रहे हैं या मेम्स बना रहे हैं तो आपका ओरिएंटेशन ये होना चाहिए कि अगर बनाने का आपको राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(a तो सामने वाले की बेइज्जती नहीं हो, उसका रेपुटेशन बचा रहे, क्योंकि ही इज आल्सो हैविंग द फ्रीडम ऑफ रेपुटेशन। सेम राइट उनके पास भी तो है। फ्रीडम ऑफ रेपुटेशन। तो उसको बचाते हुए जिम्मेवारी पूर्वक जो है इस तरह का कोई भी व्यंग अगर थोड़ा सा बुद्धि विवेक लोग यूज करेंगे सिंपली, तो आंख मूंद करके अगर नहीं करेंगे, थोड़ा विवेक यूज करेंगे तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने मानहानि से जुड़ी कई बातों को हमारे दर्शकों से अवगत कराया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए भी और इतनी सारी बातें बताने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि मानहानि से जुड़े क्या कुछ प्रावधान हमारे देश में हैं। दर्शकों, हमारे पास कुछ अधिकार हैं तो कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। जिस प्रकार हम खुद मान सम्मान की आशा रखते हैं, हमें दूसरों को भी उतना ही मान सम्मान देने की आवश्यकता है। आगे के कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे एक नए कानून के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।